बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल बासित अली को इस चैनल कानून की निगाह के जरिए से आपको बताता हूँ कानूनी मामला और उसके अंदर रहनुमाई करता हूँ। अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो क्रॉस एग्जामिनेशन से मुतालिक चल रही है। ये उस सीरीज का जो है वो दूसरा लेक्चर है और इसके अंदर हम जो है वो आपको मजीद क्रॉस एग्जामिनेशन से मुतालिक उसूल बताएंगे, खास तौर से मर्डर ट्रायल्स के मुताबिक कि मर्डर ट्रायल के अंदर आपको किन किन स्टेप्स का ख्याल रखना है और किस तरीके से मर्डर केस को जो है वो क्योंकि एक मतलब इनियस क्राइम के अंदर आ जाता है, इस तरह की नोयत के अंदर आ जाता है तो उसकी पनिशमेंट भी कैपिटल है। तो हमने ज्यादा ध्यान रखकर ज्यादा तरीके से उस केस को चलाना होता है। तो मर्डर केस के अंदर आपने कुछ ख्याल रखना होता है खास तौर से। अच्छा, हमारे पास भी दूसरे केसेस होते हैं छोटे, अगर केसेस हैं किसी के पास 420 का मैटर है, 489 का मैटर है, कोई जो है वो अपना 23(1)A का मैटर है, पिस्टल वगैरह का, उसके अंदर भी ये छोटी छोटी चीजें होती हैं कि थाने से कितने बजे निकले थे और जो है आपके साथ कौन कौन था और कितने बजे उस जगह पर पहुंचे और कहाँ से होते हुए गए, कौन सा रास्ता आपने अख्तियार करा और कहाँ रुके थे, और एक गवाह से वो बात पूछी, दूसरे गवाह से भी यही सवाल किए, तो वो दोनों तीनों ने आपस के अंदर जो है वो जो भी डिफरेंसेस बताए आपस के अंदर मामला के अंदर उसमें टाइमिंग चेंज हो गई। तो वो जो टाइमिंग चेंज हो जाती है उसका हमें उसमें बहुत मतलब ज्यादा फायदा हो जाता है। लेकिन मर्डर केस के अंदर आपको इस तरह की कंट्रोवर्सी टाइप ऑफ कंट्रडिक्शन लाने से कोई खास फायदा नहीं है, बल्कि आपको जो है वो मटेरियल कंट्रडिक्शन लाना पड़ता है। आपको जो है वो या तो ये बताना होता है कि ये मर्डर जो है इस वक्त पर हुआ ही नहीं है, ये वकूए का वक्त ही नहीं बन रहा है, वकूए की जगह पर मुंजिम मौजूद नहीं है, मुंजिम का इस वकूए से कोई ताल्लुक नहीं है, या ये जो गवाह कोर्ट के अंदर गवाही देने की आया है ये गवाह जो है वो उस जगह वहां पर मौजूद ही नहीं है, ये गवाह जगह पर मौजूद नहीं, जो गवाही देने आया वो झूठी गवाही देने आया। इसके अंदर हम क्रॉस एग्जामिनेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर एक केस के अंदर, हमारे मर्डर केस के अंदर वो जो वकूआ था वो सुबह 7:15 का, तो वो जब विटनेस कोर्ट के अंदर आए तो हमने उनसे सवाल जो है वो इस तरह से शुरू किए कि भाई आप जो है वो सुबह कितने बजे उठते हैं। उन्होंने बताया कि मैं जो है वो तकरीबन सुबह फजर की नमाज से उठ जाता हूँ। ठीक है, फजर की नमाज में जब आप उठते हैं तो जाहिर सी बात है आप जो है ना वो नमाज भी पढ़ते होंगे। हाँ, नमाज भी पढ़ता हूँ। ठीक है भाई, आप नमाज पढ़ने चले जाते हैं, नमाज पढ़ के फारिग होके जब आप आते हैं तो वापस आके आप फ्रेश भी होते होंगे, नहाना धोना करते होंगे, टीथ ब्रश भी करते होंगे। इसके अंदर कितना टाइम लग जाता है? उन्होंने बताया भाई इसके अंदर मुझे जो है वो तकरीबन आधा घंटा लगता है। उसके आधे घंटे के अंदर मैं जो है ये काम लेता हूँ। अच्छा, फिर कपड़े वगैरह चेंज करते होंगे और जो है उसके अंदर कितना टाइम लग जाता है? 10-15 मिनट उसमें लग जाते हैं। फिर जो है आप मतलब फिर 5 बजे तैयार होके परफ्यूम लगा के फिर आप नाश्ता भी करते होंगे, तो नाश्ता बनता भी होगा। फिर यहाँ नाश्ता बनाते भी है और फिर नाश्ता करते भी है, तो घर में कोई और तो है नहीं, मैं खुद ही नाश्ता बनाता हूँ। जैसे चले आप खुद बनाते हैं, कितना टाइम नाश्ता बनाने में लगता है आपको? तो उन्होंने बताया कि नाश्ता बनाने में मुझे कोई 15-20 मिनट लगता है। फिर नाश्ता करने में कितना टाइम लगता है? नाश्ता में जल्दी कर देता हूँ। कितना टाइम लगता है आपको? 10-15-20 मिनट भी है नाश्ता करने लगता है। अच्छा, आपके साथ जो है वो अगर आप जहाँ जॉब करते हैं वहां जाते हैं तो आपके साथ भी जाता है, हाँ मेरे साथ खाना बन जाता है, तो वो आपके घर से कितनी दूर है? नहीं खाना जा रहा है, पहले आप उसके पास जाते हैं, बोला उसके पास जाता हूँ, उसके पास जाते हैं, कभी कभी इंतजार भी करना पड़ता होगा। फिर हाँ, इंतजार करना पड़ता है, 4-5 मिनट की बात है बस। उसको बुलाते हैं, वो आ जाता है और फिर हम चले जाते हैं। अच्छा, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वकील साहब क्यों पूछ रहे हैं ये सवाल, इन सवालों का क्या मकसद है। अच्छा, वो सारी बातचीत करने के बाद
अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपकी नौकरी पे? मेरी नौकरी पे जो है वो 8 साल हो गए। बकुआ जो है वो 6-7 महीने पुराना है। वो कहानी चलती रही, और उसके बाद जो है वो हमने उसको, जब रिकॉर्ड के ऊपर हम इस बात को जब लेकर आए, तो देखें भाई, ये जो है वो दिसंबर का महीना है, और दिसंबर के महीने के अंदर जो फजर की नमाज हो रही है कराची शहर के अंदर, वो 7:45 का टाइम है। और 7:15, 7:15 थे, नमाज का टाइम हुआ। नमाज पढ़कर आप आए, 7 बज गए, आप फ्रेश हुए, ब्रश किया आपने। आपने जो है वो उसके अंदर आधा घंटा लगा दिया, नाश्ता बनाया, उसमें बना दिए। ये सारी बातें उससे हमने पूछ पाछ के अपनी जगह पर खड़ी कर दी, और उससे हमने सिर्फ इतना सवाल कर लिया कि जिस दिन ये बकुआ है उस दिन भी आपने ये सारे काम किए थे? उन्होंने बताया हाँ, उस दिन भी मैंने ये सारे काम किए थे। ठीक है, अब 7:15 का बकुआ है। और हमने उससे जो टाइमिंग पूछी है, सवाल के लिए जो मामला उससे पूछे हैं, उसके जरिए से तकरीबन उसने जो है वो 1 घंटे के मामला बता दिए। और वो 7:15 की वजह बजाय 7:45 तक तो वो अपने घर में ही मौजूद है। 7:45 तो वो बकुए वाले दिन घर से निकला है, और 7:15 का बकुआ बता रहे हैं। तो वो बकुए की जगह पे गवाह मौजूद ही नहीं। आई विटनेस उसको बनाया पाए। अच्छा, झूठा केस होता है, ज्यादातर झूठे केस होते हैं, और ज्यादातर जो इसके अंदर विटनेसेस होते हैं वो प्लांट विटनेसेस होते हैं, क्योंकि वो जो है ना, जो उसके रिश्तेदार होते हैं, झूठा किसी को भी फंसाना चाहते हैं, उसको फंसा देते हैं। मामला कुछ और होता है, बताते कुछ और है। इस तरह के मामला होते हैं। तो आप जो है वो मर्डर केस के अंदर अगर वकूल के वक्त में कोई चेंजिंग लेकर आ जाए, वकूल का वक्त वो ना रहे, या गवाह उस जगह पर मौजूद ना हो जिस वक्त का वकूआ बता रहा है, वो जो FIR बता रही है, मामला बता रहे हैं, तो उससे आपको ये है कि बहुत बड़ा फायदा होगा। ये मटेरियल कंट्राडिक्शन के अंदर हो सकता है। एक मटेरियल कंट्राडिक्शन ये है, और आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आप जो है वो इस बात का ख्याल रखें, खासतौर से मर्डर केस के अंदर। वैसे तो हर केस के अंदर पीली होती है आपकी, लेकिन मर्डर केस के अंदर जो आपकी पीली है, वो जो गवाह है, जो उसका विटनेस है, उसके मुंह से उस पीली को निकाल दे। उस पीली को उसके मुंह से निकालने की कोशिश करें, जैसे वो स्क्रिप्ट की तरह से आप उससे सवाल पूछते हैं और वो सामने से जवाब देता है कि हाँ, ये बात तो है, ये बात तो है कि हमने जो है वो एक पिटीशन लगाई थी इस मुलजिम के खिलाफ, आपके खिलाफ हमने एक पिटीशन लगाई थी। उस पिटीशन के अंदर ये ऑर्डर हुआ था, वो पिटीशन डिसमिस हो गई थी हमारी, और उसके बाद ये वकूआ हुआ है, हमने ये FIR कराई है। ये बात, जो भी बात है, वो जो आप पूरी रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं, वो विटनेस के मुंह से आपने निकालना, या फिर जो है वो ऐसी कोई FIR है जिसके अंदर किसी का नाम नहीं है, तो आप जो है वो ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने विटनेस से ये सवाल करें आप कि देखें भाई, ये जो है ना वो लगी थी, और इस पिटीशन के बाद जो है वो उसे इस केस के अंदर बुक किया गया, और जो मिसिंग हो गया था, मिसिंग के बाद जो मिसिंग पर्सन की पिटीशन लगी, तो ये FIR लेकर आ गए कि इसके अंदर गिरफ्तार है। जो भी आपकी पीढ़ी हो उसको रिकॉर्ड को उससे लेकर आना। सोहरा बीबी के केस में भी ये बात डिसाइड हुई है कि रिकॉर्ड पर जो चीज आ जाती है, जो बात पता चल जाती है आईओ को इन्वेस्टिगेशन के दौरान में, और जैसे कि अगर किसी के खिलाफ कोई पिटीशन लगी है, या फिर जो है वो कोई हमारा ऐसा डिफेंस है, कोई पहले भी पार्टीज के दरमियान में FIR होती रही है, या फिर कोई ऐसी बात है कि हमने जो है वो मिसिंग पर्सन की पिटीशन लगाई थी, उसके बाद वो FIR लेकर आ गए थे कि ये इसके अंदर गिरफ्तार हुआ है, तो वो जो भी मामला है उस मामले को आईओ ने अपने चालान में लिखना है, और उसके बारे में आईओ ने ये बताना है कि ये मामला सच्चा था या झूठा था या क्या बात है, ये उसमें लिखना होता है। और आईओ जो है वो अपने चालान को छोड़ नहीं सकता, ये नहीं कह सकता अपने चालान के अंदर कि बस ये बात हुई है, ये FIR है, ये उसने जो है वो अपना उसके अंदर व्यू देना है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये जो मामला है, ये मामला इसके अगेंस्ट में बनता है या नहीं बनता है।
ये जो है इस केस का मुलजिम बन रहा है या नहीं बन रहा, ये उसने बताना जरूरी है। अगर नहीं बताया तो इन्वेस्टिगेशन सही नहीं करेगी। अच्छा, इसके अलावा जो है वो जो करेक्टर होता है गवाह का, उसको इम्पीच करना, उसके बारे में जो है आप मुझे बताना कि देखिए भाई, आपके ऊपर जो है वो पहले भी जिला की एफआईआर थी, और देखिए भाई आपने जो है वो कोर्ट के अंदर झूठी गवाही दी थी, और ये मामला इस तरह से और ये बात है। खासतौर से मर्डर केस के अंदर हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि ये जो विटनेस आया है, ये तस्करा को शहूद के ऊपर तो नहीं कर रहा। ये जो विटनेस आया है, इस विटनेस का कोई मामला ऐसा तो नहीं है कि इसको हमने इम्पीच करके, जो इसका करेक्टर है वो इम्पीच करके हमने इस केस के अंदर ये साबित करना होता है, ये बताना होता है कि इसकी जो एविडेंस है वो काबिल गौर नहीं। इसकी एविडेंस को खातिर ख्वाह जो है वो कोर्ट रख के और इसके ऊपर किसी किस्म का कोई फैसला नहीं दे सकते, ये हमने बताना इस केस के अंदर जरूरी होता है। अच्छा, आप जो है वो अपनी फाइल को अच्छे तरीके से पढ़ें। जब जो है वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, या जो सीनियर बंदे उनकी जो प्रैक्टिस है माशाल्लाह से, तो आप जो है वो 2-3 मरतबों में भी, 4 मरतबों में भी पढ़ के अपनी फाइल को जो है वो फिंगर टिप्स के ऊपर ला सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो जूनियर है और जो है अभी आपको मामले की गाड़ी जरूरत है, मुश्किल है, तो आप में जो है शायद फाइल को 50 मरतबा पढ़ना पड़े, क्योंकि ये मर्डर का केस है। तो इसको फिंगर टिप्स के ऊपर लेकर आना है। आपको एक एक सफे के बारे में ये पता होना चाहिए कि इस पेज के ऊपर ये बात लिखी हुई है, तो ये बात क्यों लिखी हुई है, इस पेज का क्या मकसद है, और ये जो एंट्री लगाई गई है ये क्यों लगाई गई है, और इस एंट्री में क्या लिखा हुआ है। एक एक बात आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए, और उसका कुछ जो है वो मुख्तसर इंडेक्स भी बना लें कि ये चीजें हैं इसके अंदर, फला फला जगह पे फला फला पेज के हिसाब से मौजूद बन। और अगर केस होता है कोई फायर इंजरी का, कोई पिस्टल से फायर हुए हैं, कोई क्लाशन बॉक्स से फायर हुए हैं, उसकी वजह से मर्डर हो गया, तो कम से कम ये है कि वो जो फायर इंजरी के जो टाइप्स हैं, जो वो बर्न माउंड है या कोई दूसरी है, वो तमाम चीजें जो है वो आप नशील करने उसको पढ़ लें। वो पढ़ना जरूरी है ताकि आपको ये पता चल सके कि ये जो इंजरी है वो किस नौयत की है और ये क्या बता रहा है, उसी हिसाब से क्लॉस होगा। वो मैं आपको क्लॉस के सवाल भी बताऊंगा आगे चल के। अच्छा, इसके अलावा वो आप ये कर सकते हैं कि पुलिस फाइल को, अगर आपके पास पुलिस फाइल जो है वो, हमारे यहाँ तो कराची के अंदर ऐसा सिस्टम है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो पुलिस फाइल की कॉपी भी करा के दे देते हैं, इतना कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। लेकिन अगर नहीं भी मिलती है तो कोर्ट के अंदर आप जो है वो इजाजत लेके कोर्ट में पुलिस फाइल मौजूद होगी, उसको सही तरीके से पढ़ सकते, उसको पढ़ा जाए, कम से कम उसको पढ़ लिया जाए, जहन नशीन कर लिया जाए। जब आप फाइल को पढ़ेंगे, जब आप उसको देखेंगे, तो उसके अंदर जिस भी किस्म की कोई कंट्राडिक्शन आपको नजर आती है, उस कंट्राडिक्शन को हाईलाइट करते हैं, उसको देखते जाए, और जो मौका मारना है इस जगह पर बकुआ बता रहे हैं, तो उस जगह को जो है अपने तौर पर जाके खुद साफ कर देख ली, और अपने तौर पर उसका जो है वो एक नक्शा नजरी बना लिया जाए कि इसके अंदर दाएं साइड पर ये, बाएं साइड पर ये। वो क्रॉस के टाइम पर आपको काम देता है कि उनके नक्शे से और आपके नक्शे से क्या फर्क आ रहा है, क्या बात है, क्या सिचुएशन है, और इस जगह के ऊपर ये सिचुएशन क्रिएट हो भी सकती है या नहीं हो सकती, और जिस जगह का ये नक्शा बता रहे हैं वहां पे इतना रश होता है, वहां पे इस चीज की दुकान है, वहां पे ये बात है, और ये प्राइवेट बिजनेस कोई नहीं आ रहा, अगर कोई आ भी रहा है तो वो इसका रिश्तेदार है। ये सारी बातें जो है वो आपको, जब आप नक्शा नजरी बनाएंगे वहां से आपको गाइडलाइन मिल जाती है, आपको समझ में आ जाता है कि ये मामला किस तरफ है। वो आप जरूर करें, और गवाहों की जो है वो तरतीब बना दें। मसलन वकुए के गवाह, और जाए वकुए के गवाह, और गिरफ्तारी के गवाह, जो आई विटनेसेस हैं उनको जो है वो अलग कैटेगरी के अंदर सेट करें आप, और जो इसके अलावा विटनेसेस हैं उन विटनेसेस को अलग कैटेगरी में सेट करें। कुछ ऐसे विटनेसेस होते हैं कि वो सिर्फ जो है वो फॉर्मल विटनेस होता है,
कि भाई मेरे सामने गिरफ्तार हुआ, मैं जो है वो पुलिस ऑफिसर हूँ, और जो है मैं कांस्टेबल हूँ, मैं जो है वो पुलिस में काम करता हूँ, मैं भाई अपने आईओ साहब के साथ गया था, और उन्होंने जो है वो ये इसके ऊपर कागजात पर दस्तखत किए हैं, मेरे सामने ये मुझे गिरफ्तार हुए। अच्छा, वो जो है एक फॉर्मल विटनेस है। अगर हमारा ये कहना है कि उस जगह से ये गिरफ्तार नहीं हुआ, और पुलिस जिस जगह जिस वक्त का बता रही है गिरफ्तारी का, उस वक्त गिरफ्तार नहीं हुआ है, तो इससे मुताबिक उससे आप क्रॉस कर लें, ताकि उनकी तरतीब अलग अलग रखें। जो वकूए का बता रहे हैं, जो हमारा नाम डायरेक्ट ले रहे हैं उनको, और जो फॉर्मल गवाह उनको अलग अलग उसमें रखें। और इस बात का आप ख्याल रखें कि उसके अंदर जो पुलिस पार्टी है उसके साथ कौन कौन लोग गए हैं। हमने जब शुरू के अंदर क्रॉस किया होगा, एक विटनेस से हम क्रॉस करेंगे या थोड़ा सा फाइल को पढ़ेंगे या उसकी एंट्री पढ़ेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि पुलिस पार्टी के अंदर कौन कौन लोग। जैसे पुलिस मुकाबला होता है उसके बाद मर्डर कर देते। अब जैसे कि आपने जो है वो रेड मारने के लिए गए, इतने लोग आपके साथ मौजूद थे, उसकी एंट्री होगी, उसके अंदर लिखा होगा हम ये लोग थे, हम गए वहां पर, हमने रेड मारी, तो वो आप उसकी तफसील देखें। अच्छा, उसके अंदर आपको जो भी नाम सामने आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर उनमें से जो है वो एक नाम आमिर है, और उसे एंट्री के अंदर तो लिखा गया है कि ये उनके साथ मौजूद था, लेकिन पहली मर्तबा जब वकूए की जगह पर गए, वहां से कोई चीज रिकवर की गई, वहां से खून रिकवर की गए या कुछ और रिकवर किया गया, तो उसका नाम जो है वो उसके अंदर लिख के उससे दस्तखत नहीं कराए। वो मौजूद जरूर था, वो गया था, लेकिन उसका जो है वो यहाँ पर नाम है। अच्छा, दूसरी मर्तबा कोई चीज रिकवर की गई, कोई दूसरा मामला हुआ, तो उसके अंदर वो जो है विटनेस हमने लाके अरेंज करके, और हमने उसका नाम डाल के उससे दस्तखत करा कि भाई ये दूसरी मर्तबा रिकवरी हो रही है, या दूसरी मर्तबा में जो है वो कोई गिरफ्तार हो रहा है, तो इसके अंदर हम आमिर को लेकर आए कांस्टेबल में, और हम उसको बोल रहे हैं कि भाई इसके अंदर आप विटनेस हो, इसके अंदर आप दस्तखत। अब जब आप इस स्टोरी को अपने जहन में रखेंगे, तो इस स्टोरी को अपने जहन में रखने से आपको फायदा ये होने वाला है कि प्रोसिक्यूशन उसकी तैयारी कराती है जितना उसका बयान 161 में लिखा हुआ है। उसका 161 के अंदर बयान क्या लिखा हुआ है कि भाई मैं जो है वो फला तारीख को फला जगह पे गया, और मैंने जो है वो उसको गिरफ्तार करवाया। मैं इस बात कर रहा हूँ कि मेरे सामने ये चीज रिकवर हुई, जो कि दूसरी रिकवरी है। तो आप जो है वो उससे वो वाले सवाल करें जो उस वक्त हुए थे, जो उस वक्त के वकूआ का मामला थे। जब पहली मर्तबा रिकवरी हुई थी वो साथ में मौजूद था, रिकवरी को उसके दस्तखत नहीं है लेकिन वो वहां पर मौजूद था, उससे वो वाले आप सवाल करने। उससे जो है वो पहले जब कोई गिरफ्तार हुआ है उसके सवाल करने, जो पुलिस ने रेडें मारी है उसके भी सवाल करने। तो वो जो स्टेटमेंट होगा उसका, वो स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट के साथ टकरा जाएगा और उसकी क्रेडिबिलिटी को खराब कर देगा, काम उतार देगा उसका। और वो जो सवाल होंगे आपके, उसकी उसमें तैयारी भी नहीं की। ये हम अपना तजुर्बा बता रहा। इस हिसाब किताब से अगर हम गवाह को चलाते हैं तो हमें जो है वो जैसा हम चाहें वैसा रिजल्ट हासिल हो जाता है। मर्डर केस में बड़ी एहतियात से काम। इसके अलावा मर्डर केस के अंदर आप जो है वो हर चीज के मामला की अलग अलग से तैयारी करें। मिसाल के तौर पर FIR के अंदर मुलजिम गिरफ्तार हो गया जो कि नामालूम के खिलाफ थी, तो उसके अंदर जो शनाख्त हुई है उसको जो है वो अलग से तरतीब में रखें, उसकी अलग से तैयारी करें। और एक एक मामले की आप तैयारी करेंगे ना, उसको काटते जाएंगे। जब आप क्रॉस करेंगे कि भाई इसके ऊपर तो क्रॉस हो गया, ये बात रह गई, इसके ऊपर क्रॉस हो गया, ऐसे चलते जाएगा। और हर सबूत से मुताबिक अलग अलग जो है वो तैयारी करें, और हर सबूत से मुताबिक अलग अलग जो है वो अपने सवाल बना के रखें, उसको सेव करें। मिसाल के तौर पर एक FIR है नामालूम के खिलाफ, और उसके अंदर जो है वो हमारा मुलजिम गिरफ्तार हुआ है, तो क्या उसकी शनाख्त हुई या नहीं हुई, इससे मुताबिक सवाल। और अगर शनाख्त हुई
तो क्या उसकी तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी की गई? दो लोगों को एक साथ खड़ा कर दिया, दो मुसलमान को शनाख्त करा दी, या कोई और ऐसा मामला, या एक ही जैसे कपड़े पहने हुए लोग थे, एक कद के लोग थे या नहीं थे, वो जो भी मामला थे उसके शनाख्त के। और अगर शनाख्त हुई तो वो गिरफ्तारी के कितने दिन के बाद हुई, कितने टाइम के बाद हुई? अच्छा, शनाख्त पीरियड से पहले जो है वो कंप्लेनेंट के साथ इसकी मुलाकात हुई या नहीं हुई? मुलजिम को कंप्लेनेंट के साथ पहले मिला दिया, फिर उसके बाद लाके यहाँ पर शनाख्त पीरियड करा दी, तो वो तो पहचानेगा कि भाई ये वही मुलजिम है जो लॉकअप के अंदर बंद था। तो इस तरह से आपने जो शनाख्त पीरियड के मामला हैं जो उसके अंदर गड़बड़ है उससे मुतालिक सवालात करने होते हैं। अब आले कत्ल से मुतालिक सवालात करना होते हैं, उसकी अलग से तैयारी करनी होती है। ये जो आले कत्ल है, आया कि मुलजिम के गिरफ्तार होने से पहले आले कत्ल मिल गया आपको, या फिर जो है वो मुलजिम के गिरफ्तार होने के बाद आले कत्ल आपने इसके ऊपर डाला? वो जो भी बात है उसी हिसाब से तैयारी। अच्छा, अगर जो है वो इंटीज जो है वो वकुए की जगह से मर्डर केस में वो फोन हमें मिले हैं वकुए की जगह से मुलजिम गिरफ्तार होने से पहले, तो अलग सिचुएशन है। और अगर वो फोन मिले हैं मुलजिम के गिरफ्तार होने के बाद तो अलग सिचुएशन है। और इस बात पर तवज्जो दें कि ये जो रिकवरी हमारे ऊपर डाल रहे हैं, इसकी जो एंटीज अगर रिकवर हुई है तो वो एंटीज जो है वो अलग से भेजी गई है फॉरेंसिक के लिए, पहले भेज दी गई है या बाद में भेजी गई है, और पिस्टल अलग से भेजी गई है, या फिर दोनों को एक साथ भेजा गया है। इस बात को ख्याल रखते हुए हमने आगे चल के उसके अंदर तलाश करना होता है, उन चीजों को साबित करना होता है कि भैया आपने जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार किया और जो है मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके ऊपर एक पिस्टल डाली, पिस्टल से 2 फायर मारे, वो फायर के वो जो है ना फायर के खोल भी निकाले आपने, वो साथ में रख के आपने भेज दी, मुलजिम के ऊपर डाल दी पिस्टल। तो ये जो बातें हैं इन चीजों का ख्याल रखना। फिर वो जो पिस्टल है उसका जो केस बना है उसके चालान के अंदर आया कि वो चालान 23 के अंदर हुआ है, या फिर जो है वो चालान हुआ है 25 के अंदर। मकसद वो जो FIR के अंदर आपके ऊपर पिस्टल डाल रहे हैं, क्या वो पिस्टल आपके नाम के ऊपर, आपके मुलजिम के नाम के ऊपर क्या वाकई रजिस्टर्ड है, क्या वो उसके लाइसेंस के अंदर उसका नाम डला हुआ है या नहीं डला हो, इस चीज का ख्याल करना। इस चीज को देखते हुए हमने सवालात करना और आगे चलना। इसके अलावा जो है वो कत्ल की खबर कैसे हुई और जो है वो किसने दी खबर, किसने खबर दी, कहां से खबर हुई, उसके क्या मामला थे, किसने बताया, इन चीजों का ख्याल रखना। एक आदमी कह रहा है ना, वो अपने बयान के अंदर कह रहा है कि मैं घर में मौजूद था, मेरे पास ये इतला आई कि ऐसे ऐसे बात हो गई, मैं वहां पर पहुंचा तो ऐसा बन गया। तो ये खबर किसने दी थी आपको, क्या बात है, कैसे पता चला, इन बातों पर हमने खास तवज्जो देके जो अपना मकसद है वो हासिल करना होगा। और वक़्त कत्ल का जो एनी शाहिद है, जो कहता है कि मेरे सामने कत्ल हुआ है, इसने किया है, इसने इसको मारा है, इनकी आपस में पहले ये बात हुई थी फिर ये हुई थी, उसकी अलग से तैयारी करनी। क्योंकि तू तो जो है वो मरने वाले का भाई है, और मेरी बहन की जो है वो मुलजिम से शादी हुई है, और जो है तुम्हारी बहन का और मुलजिम का आपस के अंदर जो है वो फैमिली सूट चल रहा है। आप उसको फंसाने के लिए झूठी उसके खिलाफ गवाही दे रहे हो, जबकि हकीकत तो ये है कि जो तुम्हारी ये जो मर्डर हुआ है, ये मर्डर तो ऐसे हुआ है कि वो मोबाइल छीनने के लिए आए थे डकैत, वो मर्डर हो गया, दुनिया जानती है उसको। उस हिसाब किताब से जो हमारी पीढ़ी हमने उसको सेट करना होता है, उसी हिसाब से सवालात करना होता है। अच्छे सवालों के स्क्रिप्ट भी बताऊंगा, मैं सारी चीजें बताऊंगा, पहले आप उसके उसूल सीखें। अच्छा, चाय वकुआ जो है वो कैसी जगह है, कौन सी जगह पर चाय वकुआ है, क्या मामला है उसके, दाएं तरफ क्या है, बाएं तरफ क्या है, और उसका नक्शा किस तरह से बन रहा है। आया कि वहां पर जो है वो अगर इस तरह का वकुआ जैसा ये बता रहे हैं वो होता है तो पब्लिक का क्या रुझान बनेगा, इस तरह की वो जगह है, और जैसा ये वकुआ बता रहे हैं ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता। उस स्टोरी को उस वकुए के साथ, उस जायज मौका के साथ सेट करना, देखना
कि ये जो है वो झूठी साबित हो गया और हमारे जो मुलजिम के ऊपर झूठा इल्जाम है वो खत्म हो गया। ये मर्डर केस में हमने करना है। और इसके अलावा जो है वो एफआईआर की तैयारी करना कि एफआईआर किसने कटवाई है और कितनी ताखिर से कटी है और एफआईआर के अंदर क्या क्या खराबी है और वो शख्स जो एफआईआर करवा रहा है, जो कंप्लेनेंट है, उस कंप्लेनेंट का वैसे बयान क्या हो रहा है, एफआईआर में बयान क्या है, दोनों में क्या कंट्राडिक्शन आ रहा है, 161 में क्या कंट्राडिक्शन आ रहा है, इस बात का ख्याल करना। और ये जो 174 की रिपोर्ट होती है, 174 की रिपोर्ट के अंदर खास तौर पर ये कि वो किस वक्त जो है इसका इंतकाल हुआ है और किस वक्त जो है वो हादसा हुआ है, किस वक्त जो है वो फायरिंग का बता रहे हैं, किस वक्त उसके जख्म का बता रहे हैं, किस वक्त उसके मरने का बता रहे हैं और बजाय मौत क्या बता रहे हैं 174 के अंदर, और किस किस जगह पे चोट बता रहे हैं, किस किस जगह पे जो है वो फायर इंजरी बता रहे हैं, किस जगह कोई दूसरी इंजरी बता रहे हैं। इन सारी बातों का 174 की रिपोर्ट के अंदर मर्डर केस में हमने देखकर इसके मुताबिक क्रॉस करना है और उसकी जो भी खराबी है वो हाईलाइट करके डालनी है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक केस था, उसके 174 के अंदर ये लिखा हुआ है कि 6 तारीख को इतने बजे इसको जो है वो गोलियां लगी और ये जख्मी हुआ है और फिर इसका जो है 6 तारीख को इतने बजे इंतकाल हुआ। जबकि बकाया जो केस है, बकाया केस से बता रहा है कि 5 तारीख को इतने बजे इसको जख्म लगे। अच्छा, हमने जो है उसको रिकॉर्ड पर लेकर आए, उसके हिसाब से उसको क्रॉस किया, उन पर समझाऊंगा, इंशाल्लाह सब समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा जो है वो हमने उसके अंदर ये भी देखा, ये रिसेंटली केस चला है मेरा कि, और उसके अंदर हमने ये भी देखा है कि वो जो मरने का जो वक्त है, वो जो मकतूल का किस वक्त इंतकाल हुआ है, उसके अंदर फर्क कि भाई वो बता रहा है 174 की कार्रवाई के अंदर कि इसका इंतकाल जो है वो 1:10 पर रात को हुआ 6 तारीख को, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बता रही है कि रात को 2:30 बजे इसका इंतकाल हुआ। तो वो सारी चीजों को देखना, उसको समझना, उसके हिसाब से क्रॉस करना ये जरूरी है। 174 की अलग से आप जो है वो तैयारी करें और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अलग से तैयारी करें कि वो जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है कि वो जो है वो मतलब अभी उसकी कितनी सर्विस है, मेरे डॉक्टर साहब में उनकी कितनी सर्विस है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बनी हुई है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जो उन्होंने उसके मरने की वजह लिखी है वो वजह क्या लिखी हुई है। तो ऐसा तो नहीं है कि इसको गोली तो लगी है पाँव पर लेकिन खौफ से मर गया, हार्ट अटैक आ गया। तो वो जो भी वजूहात है जो उसको अंदर लिखी गई है उसको देखना गौर से और उसको 174 की रिपोर्ट के साथ और बकाया जो सर्कमस्टांसेस है उनके साथ मैच करके उसके मुताबिक सवालात करना कि भाई देखें ऐसा भी हो सकता है कि इसके पाँव पर गोली लगी और इसको हार्ट अटैक आ गया या पहले मर गया, और ये भी हो सकता है कि इसको पहले हार्ट अटैक आ गया बाद में इसके जो है गोली लगी है। जो भी बातें हैं वो सारी बातें रिकॉर्ड पर उस हिसाब से पीढ़ी के हिसाब से लेगा। और इसके अलावा जो है वो फॉरेंसिक रिपोर्ट को देखना, ये जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है पिस्टल की इसके अंदर क्या है, और फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो मैच भी हो रही है या नहीं हो रही, और वो इस पिस्टल के बारे में क्या बता रही है, इस चीज को देख के उसके मुताबिक सवाल। और 161 के बयानात के अंदर अगर कोई ताखिर हुई है, उसके बयानात देर से रिकवर हुए हैं, देर से रिकॉर्डेड हुए हैं, कुछ और मामलात हुए हैं, तो वो सारी बातें लिखना कि भाई ये जो बात है ये इस तरीके से, इन सब की तैयारी अलग अलग से हमने कर ली होती है। मेडिकल को हासिल करने वाले जो गवाह हैं उनको खास तौर से हमने जो है वो अलग से देखना होता है कि मेडिकल किन लोगों ने हासिल करा, किसने बनवाया, और उससे मुताबिक उससे क्रॉस करना होता है। और वो आमतौर से जब विटनेस कोर्ट के अंदर आता है तो वो एमएलओ जो उसने रिसीव करा होता है, दूसरी बातें होती हैं वो आमतौर से नहीं बता पाते। ज्यादातर ये देखा गया स्टोरी में कि वो जब कोर्ट के अंदर बयान आकर देने के लिए आ रहा है वो इस बात को बताएंगे, इस बात की उसकी तैयारी ही नहीं है कि मेरे एमएलओ इस वक्त बनवाया किससे बनता है। वो आप पुलिस फाइल से देख के उसकी तैयारी कर लें और उन हिसाब किताब से उससे सवाल कर लें। और
मेडिकल को हासिल करने वाले गवाह को खास तौर पर ध्यान में रखें कि उसने मेडिकल जो है वो किस हैसियत में बनवाया है, उसका जो है वो मकबूल के साथ क्या रिश्ता है, क्या बात है, और वो जो है इसके अलावा किसकी चीजों के अंदर गवाह है, उसको उसके साथ लाना, और जो इनकी प्रीवियस एनिमिटी है उसको रिकॉर्ड पर लाना कि आपस के अंदर आप लोगों का ये मसला है। असल में बात ये है तो इन्होंने जो है वो आपके घर से रिश्ता मांगा था, और ये मामला ऐसा हुआ था, और ये बात है, और आप जो है वो शिया मसलक से ताल्लुक रखते हैं, और ये जो है वो सुन्नी मसलक से ताल्लुक रखते हैं। उन सारी बातों को जो हमारे हाथ में है वो हमने जो है वो उसके मुंह से निकलवानी है, और उसके केस के अंदर जो जो खराबियां हैं वो खराबियां निकाल कर आना। अच्छा, गवाहों का आपस में जो भी रिलेशन है उसको आप याद रखें। देखिए, आमतौर से केसेस के अंदर होता है ये, खास तौर से मर्डर केसेस के अंदर, तो इसके अंदर जो है वो मेन गवाह उनके घर वाले ही होते हैं। मरने वाले का बेटा गवाह है, मरने वाले का भाई गवाह है, मरने वाले की बीवी गवाह है, मरने वाले की बेटी गवाह है, वही सारे गवाह होते हैं। और या वो मरने वाले का साला गवाह है, तो उनके रिलेशंस को देखते हुए उसके मुताबिक उनसे सवालात हमने करने रहते हैं, उससे हमें बहुत फायदा होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन को जो है वो पूरी तैयारी के साथ और मौके की मुनासबत के साथ करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि अभी इसका मौका बनता है तो इसको क्रॉस एग्जामिनेशन अभी कर लेते हैं, या इसका बाद में करते हैं, अभी इसका कर लेते हैं। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, खास तौर से मर्डर केस के अंदर। और मटेरियल को पॉइंट आउट कर ले, ये गवाह के मुंह से हमने कौन सी बात निकलवानी है, ये गवाह किस बारे में है, किस बारे में हमें इससे मालूमात निकलवानी है। कोई ऐसा सवाल गवाह से नहीं करना है हमें कि जो सवाल करने की वजह से इनडायरेक्ट हमारा जो क्लाइंट है, जो उसके अंदर मुलजिम है एफआईआर के अंदर, मुलजिम जो है वो इनडायरेक्टली या उसके अंदर दूसरा मायने निकाले जाए सवाल की, तो वो उसके अंदर मुलजिम बन गए, या जो प्रोसिक्यूशन का केस है उसकी तफसील साबित हो गई। मिसाल के तौर पर हमने गवाह से ये नहीं पूछना है कि देखें भाई, वो जो आमिर था उसने अपने मुंह पर नकाब लगाया हुआ था और आपने उसे पहचाना नहीं, ये कोई बात नहीं, ये तो हम अपने ऊपर खुद का हमला कर रहे हैं कि भाई वो आमिर वहां पर मौजूद था। और आपने जो उससे ये सवाल ये पूछना है कि आपने जो है वो आमिर से ये भी पूछा था वकूए वाले दिन कि क्या तुम्हारा नाम आमिर है, ऐसे नहीं पूछना है उससे। ऐसा अगर हम पूछेंगे तो हमें जो है वो नुकसान हो जाएगा, कि हमारी तरफ से एडमिशन काउंट हो जाएगी कि हम वकूए के वक्त मौजूद थे और ये मामला इस तरीके से हुआ। ऐसे सवाल हमने नहीं करना होते हैं। और एक सेट के जो भी गवाह बनते हैं उन गवाहों को एक साथ क्रॉस करना, इसके अंदर ये गवाह है, इनके ये स्टेटमेंट है, और लिहाजा वकूए के जो गवाह हैं इनको एक साथ क्रॉस कर ले हम, जो गिरफ्तारी के गवाह हैं इनको करने साथ में क्रॉस, और जो रिकवरी के गवाह हैं इनको एक साथ क्रॉस कर लें। मेरा तो तरीकेकार ये रहता है इस मामले में कि मैं जो है वो एक गवाह को पहले क्रॉस किया, उस गवाह को जब क्रॉस कर रहे हैं तो बाकी जो दो गवाह और मैंने क्रॉस करने वो कोर्ट से बाहर बिठाता हूँ, एक गवाह को क्रॉस करता हूँ। जब उसका क्रॉस करके फारिग होता हूँ उसको कहता हूँ कि आप इधर ही कोर्ट में बैठे, और दूसरे गवाह को बुलाते हैं, दूसरे गवाह को क्रॉस करते हैं, उसका केस चलाते हैं, फिर उसे बोलते हैं कि आप कोर्ट के अंदर बैठे, फिर तीसरे गवाह को बुलाते हैं, उसको जाने नहीं देते। अगर हमने पहले गवाह को क्रॉस किया और उसको जाने दिया बाहर और दूसरे गवाह को बुला लिया, तो वो जो पहला गवाह है वो तीसरे गवाह को जाके सारी बात बता देगा कि मुझसे ये सवाल हुए, इसके लिए जवाब है। तो हमने इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखना होता है, इस बात का ख्याल रखते हुए आगे चलना होता है। अच्छा, गवाह को कभी भी जो है वो अपने सवाल का नतीजा अखज करने का मौका नहीं, उसको ये मौका नहीं दे कि इस सवाल से वकील साहब क्या हासिल करना चाहते, उनका मकसद क्या है। अगर आप उसके अंदर तवक्कुफ करेंगे, एक सवाल के बाद दूसरा सवाल करने में थोड़ा सोचेंगे, तो वो याद कर लेगा, वो ये सोचेगा कि यार ये इससे क्या मकसद है, क्या बात है, इसको सोचने का मौका मिलेगा। आपने एक सवाल करना है, उसके बाद फौरन से दूसरा सवाल करना है। तो वो एक सवाल आपने किया, जब सामने उसको लिखा,
वो लिख दिया गया, टाइप हो गया, आपने फौरन से दूसरा सवाल उससे कर लेना। इसके अंदर टाइम जाया नहीं करना है, उसको सोचने का मौका मिले, और ना ही उससे इस अंदाज में सवाल करना है कि आप सोचकर बताएं। आप जो है वो जरा गौर करें और ये बताएं, ये अल्फाज हमने इस्तेमाल नहीं करने होते हैं बॉस के अंदर, और उसको सोचने की तरफ नहीं लेकर जाना होता है, बस जो पूछा जा रहा है उसका जवाब देते हैं आप। इसके अलावा आपने दौरान जिला कोई ऐसा सवाल नहीं करना है कि जिससे कोई नया फैक्ट खुलकर सामने आ जाए, कोई नई बात सामने आ जाए और उसको जो है वो दोबारा से अचीव करना पड़े। ये जैसा आपकी पावर है वो दोबारा भी अचीव करा सकते हैं सेंसिटिव मैटर से, तो आपने ऐसा कोई सवाल नहीं बल्कि जो कर ही रहेगा ही उसको आर्गुमेंट्स के टाइम के ऊपर आपने कवर कर लेना है, क्या बात है क्या नहीं। और चीफ में जो बातें पूछी गई है उन बातों को दोहराना नहीं, उन बातों को दोहराना नहीं है, वो तो पूछ ली गई है, वो तो बात हो गई है। अब आगे की बात की तरफ चले, कौन सी बात इसमें छुपाई गई, वो वाली बात है कि कितने पार्सल थे, क्या हुआ था, वो वाली बातों की तरफ हमने चलना है। और अगर किसी बात के ट्रैक का कोई हिस्सा प्रोसिक्यूशन के खिलाफ जाता है तो कभी भी उसकी वजाहत ना कराए कि भाई आपने जो है वो 161 के बयान जो है वो इतनी देर से दिए हैं, उसकी वजह आपने नहीं बताई है, या हम उससे सवाल पूछेंगे वो बता देगा उसकी वजह। इस तरह का सवाल उससे नहीं करना, उससे पूछना नहीं है, उसकी वजाहत नहीं मांगनी, बल्कि उसको आर्गुमेंट्स के टाइम पर अपने इस्तेमाल में लाना। अगर जैसे कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि आपस के अंदर फंडे का कोई मामला होता है, कोई ऐसी बात होती है और आपस के जो है वो डिस्प्यूट की वजह से, कारोबारी लेन देन की वजह से कोई मर्डर का मामला सामने आ रहा होता है, तो ऐसी वजह होती है और उसके अंदर जो है वो गवाह ने ये बोल दिया है कि भाई मैंने खुद फिल करा था, बिल मैंने खुद बनाए हैं, ये मैंने खुद फिल करे हैं, ये मैंने खुद फिल करा, तो आपने जो है उसकी मजीद तफसील नहीं पूछनी कि दस्तखत भी आपने खुद ही करे होंगे, नहीं, ये नहीं पूछना आपसे। उसने एक बार इतना बता दिया है कि मैंने खुद फिल करा है, तो फिल करने का मतलब यही होता है कि उसको फिल करना, दस्तखत करना। आपको ब्लैंक मिला था, बस खत्म कोई बात। जो सवाल का जवाब आ गया उसकी मजीद तफसील में नहीं जाए, मजीद तफसील में जाएंगे तो नुकसान हो सकता है। अगर गवाह जो है वो आपका नाम लेना भूल गया है तो आप जो है वो उससे ये ना पूछें कि देखें भाई आपने मेरा नाम नहीं दिया, वो अभी ले देगा। अगर जो है वो कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट है, कोई एग्जामिनेशन रिपोर्ट है, कोई ऐसी चीज है जो कि आज कोर्ट में उसने पेश करनी थी, दिखानी थी, जमा करानी थी, एग्जिबिट करानी थी, वो नहीं कराई है उसने, तो आप जो है उससे मुताबिक कोई सवाल ना पूछे कि देखें आपने जमा नहीं कराई, देखें उसके अंदर ये बात लिखी थी, मैं तो तैयारी करके लाया, तो आपने वो उससे बात नहीं करनी है, तो इस बारे में कोई सवाल नहीं करना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि गवाह जो है वो अपना स्टेटमेंट देता है और यही बताना भूल जाता है कि मुलजिमान मुसल्ला थे या नहीं थे, इसके बारे में कुछ नहीं बताया, आपने सवाल नहीं करने इस बारे में कि देखिए भाई आपने ये नहीं बताया कि मुसल्ला थे या नहीं थे, नहीं, आप पूछोगे वो बोल देगा कि हाँ भाई थे, तो जो बात उसके मुंह से निकल चुकी है आपके फायदे में, उस बारे में जिरा नहीं करनी। मिसाल के तौर पे उसने जो है वो जो अपना बयान दिया है उसके अंदर किसी गवाह की मौजूदगी का बयान नहीं करा है, उसने बताया कि भाई 3 लोग मौजूद थे, जबकि 3 लोग तो ये उसको मिला के 2 मुलजिमान, 3 लोग तो ये बंदा है, वो जो दूसरा गवाह कोर्ट के अंदर आया था इसका नाम इसने नहीं लिया है, तो आप उसके बारे में कोई सवाल ना करें कि वो वहां पर मौजूद था या नहीं था, क्या बात है आपने ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, ऐसी कोई बात हमने नहीं करनी है। और अगर चोट के बारे में नहीं बताया है, तफसील इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके जहन के अंदर ये बात जहन नशीन हो जाए कि किन किन चीजों को आपने क्रॉस के टाइम पर जहन में रखना होता है। अच्छा, अगर उसने बोल दिया कि ये मेरा बयान है और उसके अंदर चोट नहीं बताया, आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, जख्म नहीं होता है उसमें, आपने उससे मुताबिक सवाल नहीं पूछना। अच्छा, गवाह की चीफ में जो स्टोरी है उससे मुताबिक ऐसे सवाल ना करें कि वो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी की तफसील बन जाए, ऐसा कोई सवाल ना करें कि जो प्रोसिक्यूशन अपनी स्टोरी बता रही है
वक़्त के वक्त ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। उस स्टोरी से मुताबिक मज़ीद तफ़सील नहीं पूछनी आपने तो उस स्टोरी को डैमेज करना। थैंक यू सो मच। इसके जो है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप बाकी तफसील बनाएंगे इसकी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मौजू है और बहुत गहराई है इसकी। तो तकरीबन 10 वीडियो बनानी है, दूसरी वीडियो है इसकी। आप देखते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी कानूनी मालूमात है वो आपके साथ मेरी डिस्कशन होती रहे, दूसरों के साथ आप तक पहुंचती रहे।